द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी सच्चाई के दर्शन करवाना चाहता हूं कि वो आपकी शेयर बाजार से संबंधित या इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी बहुत कुछ दिक्कतों का समाधान कर देती है। सारी भ्रम दिमाग में, कई मुंगेरी लाल टाइप्स विचार आना कि साहब रिलायंस ने इतना कर दिया इतने सालों में, इन्फोसिस ने इतना कर दिया, टीसीएस ने इतना कर दिया, बजाज फाइनेंस ने इतना कर दिया। ये सारी किस्से कहानियां हैं, उसी तरह से हैं जैसे अमिताभ बच्चन के, धर्मेंद्र के, दिलीप कुमार के, हेमा मालिनी के किस्से दी सेम वे है ये। या कपिल देव जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, धोनी हैं, विराट कोहली है, उसी प्रकार से किस्से की बात है। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सन 85 से लेकर आज तक रिलायंस को होल्ड किया, सन 1992 से लेकर के आज तक इन्फोसिस को होल्ड किया, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने विप्रो जिसने 10,000 रुपए के 2,000 करोड़ रुपए कर दिए, उसको आज तक होल्ड किया शुरू से आखिर तक लेके। मेरे ख्याल अगर आप कोई सर्चलाइट लेकर के भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक ढूंढोगे तो एक दो आदमी मिल जाए तो मिल जाए बाई चांस, और वो भी ऐसे होंगे या तो जिनके दादाजी संदूक में रख के भूल गए, छोड़ गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, मतलब स्वर्ग पधार गए, पता ही नहीं किसी को। कोई संदूक वंदूक खोली, कभी किसी ने अटैची वटैची खोली, कोई वार्डरोब खोली, अलमीरा वगैरह, तब पता पड़ा है। तो इस प्रकार की ये बातें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे कितना भी आप चल लीजिए, कितना भी कोशिश, और सारे शेयर तो किसी ने रिलायंस के रखे नहीं, सारे शेयर इन्फोसिस, टीसीएस के, एचसीएल, टेक्नो के रखे नहीं, उसने औरों में भी इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ ज्यादा बढ़े, कुछ कम बढ़े, कुछ नहीं बढ़े, कुछ डूब गए, खाता तो बराबर ही रहा ना। लेकिन इन सब का अब आप ये कहेंगे कि साहब समाधान क्या है? समाधान मैं आपको बताता हूं। समाधान ये है, सबसे श्रेष्ठ समाधान ये है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारा पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए या डायरेक्टली शेयर बाजार में लगा दीजिए। डाइवर्सिफाइड रहिए, और शेयर बाजार में भी आप अपना जो भी कॉर्पस है उसका 70-80% हिस्सा इस देश के नामी घरानों में लगाइए। जो ग्रुप्स, जो औद्योगिक घराने या बिजनेस ग्रुप्स जो हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पिछले 10-20 सालों में शानदार रही है, उनमें आप जाइए। अब मैं आपसे बताता हूं, आपको मैं बताता हूं, आप सच्चाई ध्यान से सुनिए इसको, बात को। अगर आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतनी मेहनत करके एक से एक नई चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस और तकलीफ हो रही है। तकलीफ मुझे तो खैर कुछ नहीं है, जो वंचित रहेंगे उन्हीं की है। मैं तो उनको, आई एम डेडिकेटेड टू देम, कि इतने शानदार चीजों को भी वो देखना नहीं चाहते हैं। क्या उनके पास समय नहीं है? क्या ले लेंगे वो, बताइएगा। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूं। मेरा अगर मनोबल बनाए रखना चाहते हो आप, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, अपने रिलेटिव्स को बताएं। और देखिए, हर कोई भी नेता चाहता है कि मेरी मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो। कोई भी वक्ता होगा, कोई भी लेक्चरर होगा, कुछ भी होगा, का उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। वो उसके लिए प्रसन्नता है कि साहब मेरी बात को इतने लोगों ने सुना। और बात में वर्थ नहीं हो तो मत सुनिए, लेकिन जब वर्दी बात है, सभी लोग ये कहते हैं साहब आप बहुत सही बात कहते हो और आप एक ईमानदार आदमी हो, और फिर भी आप नहीं सुनते हो, और सुनते हैं तो 2-4 मिनट सुनते हैं, ये भग लेते हैं, तो वो गलत बात है। तो खैर, अब आज मैं बताता हूं, सच्चाई आपको बता रहा हूं। सच्चाई ये है कि 10 साल के अंदर, 10 साल में, 10 साल का हमने म्यूचुअल फंडों का अवलोकन किया है। 10 इयर्स का रिटर्न किया है, साल, 2 साल, 3 साल का नहीं, 5 साल का भी नहीं, 10 साल का किया है मैंने। 10 साल में देखिए, पहले तो ये बताते हैं कि CAGR से कैसे क्या होता है। 10 साल में CAGR
अगर 25.89% रहता है, 10 ईयर्स CAGR 25.89% रहता है, तो 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया हो जाता है 10 साल में। और 10 साल तक यदि 17.46% का CAGR रहता है तो 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए हो जाते हैं, 5 गुना हो जाता है 17.46% के CAGR से ही। और अगर आपका CAGR 11.61% रहता है 10 साल तक, तो 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए हो जाते हैं, 3 गुना हो जाता है, यानी 10 गुना, 5 गुना और 3 गुना। ये मैंने ये फाइंडिंग्स की। तो ये तो क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट की CAGR की रफ्तार से कितना क्या हो जाता है, ये आप देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब म्यूचुअल फंड जो हैं, ऐसे बहुत म्यूचुअल फंड हैं, शायद एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने 11.43% का रिटर्न, सबसे कम रिटर्न है मतलब म्यूचुअल फंड का पिछले 10 सालों में। तो इसमें भी 1 लाख के 3 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं, मतलब है नहीं है। और ये म्यूचुअल फंड का खर्चा वर्चा सब काटने के बावजूद है ना। तो अब मैं आपसे बताता हूं कि देखिए, निप्पन मिड कैप की 10 ईयर की CAGR 16.83% रही है। निप्पन मिड कैप की 10 ईयर CAGR 16.83% रही है। इसका नाम है निप्पन ग्रोथ फंड है ना। तो मिड कैप फंड है, लेकिन ये 16.83% रही है। और निप्पन स्मॉल कैप फंड की 10 ईयर्स की 20.53% रही है। और निप्पन मल्टी कैप की 12.7% रही है। मल्टी कैप ये नई फंड है मतलब, लेकिन 10 साल तो हो गए इसको भी, 12.7% रहा। तो निप्पन की तीनों का स्कीम का क्या, मिड कैप का क्या, स्मॉल का क्या, मल्टी कैप का क्या, इनमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिए वो स्मॉल कैप में दिए, फिर मिड कैप ने दिए और फिर मल्टी कैप ने दिए। इसी तरह से HDFC की जो ELS स्कीम है, टैक्स सेवर स्कीम, जिसपे टैक्स भी बचाया आपने, 20% टैक्स तो बचाइए खरा खरा उसमें, उसका भी 11.89% का CAGR रहा है पिछले 10 ईयर्स। अच्छा 20 साल का लगाओगे और भी ज्यादा आता है मतलब, लेकिन मैंने 10 ईयर्स का स्टैंडर्ड माना है, बहुत लंबा हो जाता है, कोई टिके ना टिके, इतने टाइम रहे ना रहे इन्वेस्टेड। अब HDFC स्मॉल कैप की बात करता हूं मैं, 16.24% 10 ईयर्स में 16.24% का CAGR रहा है। HDFC लार्ज कैप का CAGR 11.43% रहा है, ये मैंने बताया ना सबसे कम रहा है। और निप्पन लार्ज कैप 12.19% रहा है। यानी निप्पन की परफॉर्मेंस HDFC से बेटर रही है। और 12.19% या 11.43% की रफ्तार से भी आपका पैसा 10 साल में 3 गुना हो जाता है, जो FDR के मुकाबले, FDR अब 9 ईयर्स में डबल होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तो बहुत जबरदस्त काम है, मतलब ये तो सेफ है, आपको कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना, कोई आना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से पूछना नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, बस एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल अंडर दीज सर्कमस्टेंस। और ज्यादा से ज्यादा 10 साल में निप्पन स्मॉल कैप की रही है 20.53। तो दोस्तों 20.53 से ये पैसा 10 साल में 6.5 लाख रुपए हो जाता है। 10 साल में 6.5-7 लाख रुपए हो जाता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने नहीं की, लेकिन अब अंदाज से लगा लीजिए कि जब 17.46% से 5 गुना हो गया पैसा 10 साल में, तो नेचुरली है कि 20.53% से तो 6.5 लाख रुपया होगा ही। अच्छा दूसरी बात कि हमने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की, रिलायंस की भी स्टडी की है और की है। अगर 10-20 साल का एवरेज लगाया जाए तो 10% 12% ही आता है। उसके कारण क्या है, म्यूचुअल फंडों में क्या कारण है कि ये परफॉर्मेंस बेटर दे पाते हैं। एक तो देखिए
इनके पास में एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैन पावर है। जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं उससे पहले इनके पास कई साधन है। एक तो हर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है, हर कंपनी की कॉन कॉल अटेंड करते हैं, एजीएम अटेंड करते हैं, हर कंपनी के रिजल्ट को थोरोली एग्जामिन करते हैं, उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को थोरोली एग्जामिन करते हैं। मतलब इनके पास साधन है। इन्होंने ऐसी ऐसी साइट्स हायर कर रखी हैं कि जो पेड साइट्स हैं, बहुत कॉस्टली, जो इंडिविजुअल नहीं ले सकता, उस आधार पर ये सब करते हैं काम। उससे कैलकुलेशन करते हैं, उसके आधार पर उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं और पूरे ग्रुप के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं। इस ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ग्रुप की कॉम्पिटेंस क्या रही है, ग्रुप के एक्सपांशन प्लान्स क्या हैं, इसके इस कंपनी का एक्सपांशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और इसके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। इनके पास एक्सपर्ट है। नंबर 2, सेक्टरल रोटेशन। ये जितना बदलाव करते रहते हैं उतना बदलाव आप नहीं कर सकते। एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता उतने चेंजेस, वो डरता है। आज मान लो बजाज फाइनेंस है, उससे भी कोई बेटर ऑप्शन आ गया, ही विल नॉट डू इट। जबकि वो म्यूचुअल फंड तो बजाज फाइनेंस को भी रख लेंगे और वो जो कोई बेटर ऑप्शन है उसको भी अवेल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास तो फ्लो ऑफ मनी है, पैसा आता रहता है। और वो बेनिफिट, चाहे वो पैसा आज ही आया, किसी 2 आदमियों से आया, लेकिन दैट बेनिफिट will be available to all unit holders of the mutual fund। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं, अगर पैसे को 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना है 10 साल में, तो म्यूचुअल फंडों में आपका जितना टोटल कैपिटल है उसका 25-30% तो आप कम से कम इसमें करिए। और तीनों में कीजिए, स्मॉल कैप में कीजिए, मिड कैप में कीजिए, लार्ज कैप में कीजिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी मल्टी कैप में कर दीजिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाकी जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स रहे हैं वो आईसीआई, निप्पन, एचडीएफसी, एसबीआई, ये 4-5 जो म्यूचुअल फंड हैं, इनकी जो स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी रही। तो उनके पास में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एक कैपेबल टीम है, रिसर्च टीम है, साधन है, साइट्स है, बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है उनके पास में। टेक उसको कैलकुलेट करने, आप तो सीएजीआर नहीं निकाल सकते। 99% लोगों को तो सीएजीआर निकालने का फॉर्मूला ही पता नहीं, मैं आपसे बताऊं। तो ऐसी सूरत में क्या हो जी, मुझे आप बताओ। हाउ हम ये सोचते हैं कि साहब राकेश झुनवाड़ा बढ़ जाएंगे हम तो, या राकेश झुनवाड़ा ने क्या खरीदा, अरे भाई वो क्या खरीदा, किस रेट पे खरीदा। आज मान लीजिए 3 महीने बाद रिपोर्ट आई, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है कंपनी का रिजल्ट से पहले हर क्वार्टरली, उसमें वो लोग उसमें से पकड़ में आता है भाई किसके पास कितने, ये लोग तो बताते नहीं। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज, मान लो उसने 1 अक्टूबर को खरीदा वो शेयर, या 5 या 10 अक्टूबर को खरीदा, उस समय उसका रेट था 600 रुपए। आपको पता पड़ा 10 जनवरी को पता पड़ा, क्योंकि 3 महीने बाद पता पड़ेगा, जो 3 महीने बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, उस वक्त उसका भाव हो गया 900 रुपए। तो 1.5 गुना तो वैसे ही हो गया। मतलब उस पर तो जब पता पड़ा आपको कि राकेश झुनवाड़ा साहब ने खरीदा है, जब 1.5 गुना हो चुका है मान लो, तो आप अच्छा उसके बाद फिर आप खरीद लेते हो, मान लो उसको, आपका बैक गियर में चला जाता है वो खरीद, वो 900 रुपए के बजाय 850 रह जाता है, तो वो तो 50% कमा गई। लेकिन आपने नकल की, तो उस नकल के अंदर आपको पनिश किया है बाजार ने। ऐसी सूरत में यानी कम से कम आपकी पूंजी को संभालने के लिए ये जो बातें हैं साहब कि म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसा खाते हैं, म्यूचुअल फंडों में करप्शन है, ये सब बातें मैं नहीं कहता हैं या नहीं है। आप जनता की बात है, ठीक है, मास लेवल पे हो भी सकती है भाई, और नहीं भी हो सकती। मेरी कोई राय नहीं है इस बारे में, मेरी कोई एक्सप्रेशन नहीं है इस बारे में। मान लीजिए होती है तो भी आपको तो कमा के दे ही नहीं, मतलब आपका क्या लेते हैं। 1-8% मान लो कुछ कर भी देते हैं इधर उधर। रहा सवाल, इन्होंने बहुत से महंगे आईपीओज में लगाया, तो महंगे आईपीओज में लगाया तो इनकी क्या कुछ व्यवस्थाएं भी मेरी समझ में ये आया है। मतलब जैसे जो मर्चेंट बैंकर्स है, ये कई आईपीओज को मैनेज करते हैं। कोई आईपीओ खराब होता है, कोई अच्छा होता है। तो खराब आईपीओ तो कम ही आते हैं खैर, और सेबी ने इनकी खिंचाई भी की है मर्चेंट बैंकर्स की, उस कारण से खराब आईपीओ कम आते हैं और ओवर प्राइस भी अब कम आ गए। ये पेटीएम का जो हादसा हुआ, अभी स्विगी का जरूर हुआ था, तो स्विगी में भी खैर जो एप्लीकेंट थे वो तो कमाई गए,
तो उसके बाद से उसमें क्या है कि जो एंकर कोटा है, उस एंकर कोटे में ये जब अलॉटमेंट देते हैं उसको, किसी भी म्यूचुअल फंड को या बड़ी कंपनी को, जब वो पब्लिक इशू में भी वो मतलब अप्लाई करने वाला है, आईपीओ में अप्लाई करेगा क्यूआईबी कोटे में, जब उसको देंगे। और ये भी शर्त है कि हमारे आने वाले 10 आईपीओ में आपको अप्लाई करना ही करना है, चाहे महंगे लगे चाहे सस्ते बड़े, ये शर्त है, वरना आइंदा नहीं देंगे आपको एंकर कोटे में। क्योंकि एंकर कोटा में शेयर देना नहीं देना, इट इज टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द मर्चेंट बैंकर एंड मैनेजमेंट बोथ। और जो मैनेजमेंट है वो एंकर, वो मतलब उस पे मतलब मर्चेंट बैंकर पे डिपेंड करता है, वो तो कंप्लीटली उसको तो उसके कॉन्टेक्ट ही नहीं है और उनसे, तो ही इज ए न्यू एंट्रेंट। तो मर्चेंट बैंकर के कॉन्टेक्ट होते हैं, सौदेबाजी तो वो करता है सारी, उसको उसके आईपीओ को मार्केट करना, उसके द्वारा ऑफर्ड शेयर्स को बेचना, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मर्चेंट बैंकर। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये पोजीशन है, चाहे कुछ भी करें लेकिन ये आपको कमा के देंगे। सारे म्यूचुअल फंडों ने, मैंने बताया ना, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस 11.5% की है 10 साल के अंदर। उससे भी आपका पैसा 3 गुना हो जाता है 10 साल में। आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि आप खरीदोगे, मान लो 10 स्क्रिप्ट खरीदी, 20 स्क्रिप्ट खरीदी, 2 डूबेंगी 2 तिरेंगी, 2 में 5-5 गुना भी हो गया ना, तो बाकी दूसरी जो स्क्रिप्ट है वो खा जाती है पैसे को चक्कर ही। और इतना हो नहीं सकता कि एक आदमी एक ही कंपनी के शेयर खरीदे, नहीं हो पाता है, वो डरता है कि कहीं डूब नहीं जाए, इसलिए डाइवर्सिफाइड, और सलाह भी एक डाइवर्सिफाइड रहिए। एक ही कंपनी में सारा पैसा मत लगाइए, एक ग्रुप में सारा मत लगाइए, एक सेक्टर में सारा पैसा मत लगाइए, ये भी एक फंडामेंटल है। तो एक्चुअली क्या है कि ये म्यूचुअल फंडों की जो पकड़ है और जो कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जबरदस्त है। इनसाइडर बात यही है, आज जो आदमी 4 लाख करोड़ रुपया लेके बैठा है, उसके देखिए से भी कुछ भी कहे, इनसाइडर कंपनियां भी आती हैं, म्यूचुअल फंड भी हैं, ब्रोकर्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, काम सारे हो रहे हैं। क्योंकि आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, रिपोर्ट तो बाद में आती है कंपनी की, शेयर पहले ही महंगा हो जाता है या पहले गिर जाता है वो शेयर, रिपोर्ट बाद में आती है। तो ये कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन लीकेज हो ही दी है ना, मतलब फैक्ट ये है। अच्छा, वो सेबी की पकड़ से भी नहीं आ सकता, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, सब मोबाइल नंबर है, टेलीफोन है, ये भी कोई और दूसरे काम में लेते लिवाते हैं, मिलते मिलाते हैं कहीं प्रैक्टिकली, उससे होता है सारा काम। अच्छा, म्यूचुअल फंडों की ये मजबूरी है, अगर उनको अपना बिजनेस चलाना है, अपनी कंपनी चलानी है, तो इन्वेस्टर को, म्यूचुअल यूनिट होल्डर्स को कमा के देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही राय है कि आप लोग जो भी कुछ करें सोच समझ के करें, बहुत तरीके से करें, और CAGR का और कंपाउंडिंग फॉर्मूला आप जरूर समझें बाजार के अंदर, उसके बिना आप सक्सेस नहीं हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।